बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ताकार धारावाही कुंडली लेंगे जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसका केंद्र क्या है, ओ ले रखा है, इसकी त्रिज्या मैंने ए मान रखी है। ठीक है, इस केंद्र से जो रेखा जाएगी उसको हम इसका अक्ष बोलेंगे। यहाँ से P दूरी पर हमने एक बिंदु ले रखा है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे दो अल्पांश ले लिए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। व्यास के सामने आमने सामने लेना है अल्पांश। कैसा लेना है अल्पांश, जैसे ये है अपने पास, तो अगर एक अल्पांश यहाँ लेते हो तो इससे व्यास आ जाए, दूसरा अल्पांश यहाँ लेंगे। मान लिया ये डेल एल है और ये क्या मान लिया हमने, डेल एल डैश। दोनों को बराबर लेना है, डेल एल और डेल एल डैश दोनों क्या करना है, बराबर लेना है। समझ गए बात को। फिर अपने को क्या करना है, ये जो बिंदु है इसको हमने इस अल्पांश से मिलाया। मान लिया ये आर दूरी है, जब नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर है तो सीधी सी बात है नीचे भी मिलाएंगे तो दूरी कितनी होगी, आर होगी, और एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, अल्फा के हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको घटक ज्ञात कर लेने हैं। घटक किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आर और डेल एल के लंबवत जाएगी, ये वाली, जिसको मैंने यहाँ पे पी क्यू कह रखा है। नीचे वाले को मैंने क्या कह रखा है, पी क्यू डैश कह रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम घटक की गणना करेंगे। तो जब यहाँ पे आप घटक की गणना करोगे तो देखिए निकल सकता है, ये अल्फा है तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, लंबवत जा रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होता है। चाहे आप कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं, ये भी क्या होता है, अल्फा ही होता है। क्यों होता है वो भी बता दूं। ये एंगल जितना नीचे उतना ही अपन ने खिसका रखा था, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है। देखिए ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री पे, और ये वाला, ये मैं हाथ फेर दूँ एक बार, ये 90 डिग्री पे है। तो जब ये 90 डिग्री पे है तो ये 90 माइनस क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, अब ये उधर वाला एंगल जो है, ये वाला, ये जो ले रहे हैं ना, ये भी क्या कर रहे हैं, 90 पे ले रहे हैं, तो ये वाला कोण भी क्या होना चाहिए, 90 को होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये वाला एंगल क्या हो गया, अल्फा आ गया। तो इसके घटक निकालोगे, अल्फा के जो पास होता है वो कोस होता है, अल्फा के जो दूर होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो ये वाला घटक तो क्या हो गया, कोस अल्फा हो गया, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए में, अगर ये चीज़ समझ में आए तो बाकी सब कुछ हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लिख भी दें थोड़ा सा चित्र बनाने के बाद। तो हम लिखें कि धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए धारावाही कुंडली पर समान लंबाई के सम्मुख अल्पांश का चुनाव करते हैं, यानी डेल L1 और डेल L2 दोनों बराबर हैं, जिसको हमने क्या किया, डेल L माना है। ठीक है, आप किताब के हिसाब से भी स्मॉल आर कैपिटल आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो आपने अल्पांश माना है LM, चित्र में जो अपने पास अल्पांश है LM ये वाला, ठीक है, इससे कितनी दूरी पे है आपका, इससे कितनी दूरी पे, R दूरी पे ले रहे हो ना तिरछा। तो डेल L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या मान लिया, डेल B वेक्टर मान लिया, जिसकी दिशा क्या होगी, ध्यान देना, इसकी दिशा क्या होगी, अल्पांश डेल L और R के क्या है, लंबवत होगी। ठीक है, जैसा कि चित्र में क्या दिखाया हुआ है, सदिश PQ दिखाया हुआ है। ऐसा कैसा नीचे वाले के लिए मान लेंगे। ठीक है, कितना अल्पांश तो हो गया L डैश M डैश, और जो इसकी दिशा होगी वो कैसी होगी, ये हो जाएगी डेल B डैश। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, डेल B डैश हो जाएगी। कौन सी दिशा दिखा रहा है वो, PQ डैश की दिशा में। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, बायो सावर्ट नियम लगाना है। बायो सावर्ट के नियम से आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है, अपन ने निकाल रखा है, म्यू 0/4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है, अभी आपने कहा थीटा क्या है, 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। चित्र से इसलिए अभी हमने कहा कि लंबवत है। ठीक है, तो अपन ने साइन 90 का मान 1 रख दिया, तो अपने पास ये डेल B का मान आ गया। वेक्टर लगाएंगे तो मोड लगाएंगे, तो डेल B का मान आ गया म्यू 0/4 पाई आइडियल या डेल L बोल सकते हो बटे में आर स्क्वायर। सुविधा के लिए इसको मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब आगे चलें। दूसरा जो अल्पांश है उसके लिए भी यही कहानी आएगी, वहाँ पे डेल L और डेल L डैश बराबर है, इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे डेल L कर लिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देख रहे हो, दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। पहले भी कहा था मान बराबर आएगा, यहाँ पे मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि डेल बी वेक्टर और डेल बी डैश है ना को कुंडली के अक्ष के अनुदिश तथा कुंडली के अक्ष के लंबवत दिशाओं में घटकों में वियोजित करते हैं तो क्या आता है, अभी बताया देखो आपको। एक तो डेल बी कोस अल्फा आया था और एक डेल बी साइन अल्फा आया था, ऐसे आया था ना। तो इनके क्या घटक क्या हो जाएंगे, अपने इनके घटक आएंगे। तो डेल बी साइन अल्फा और इसका क्या होगा डेल बी डैश साइन अल्फा, कौन से लंबवत दिशा में। ठीक है, लंबवत दिशा में आ गए। ठीक है, ये क्या है एक ही दिशा में है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। मैंने बताया ये कोस अल्फा है, नीचे कोस अल्फा है, ये दोनों क्या है विपरीत दिशा में, ये तो कट जाएंगे। और ये दोनों क्या है एक ही दिशा में, इसलिए क्या होंगे जुड़ जाएंगे। यही होता है। तो बस यही कहानी है इसके अंदर। इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, परस्पर जोड़ देंगे। और जैसे आप परस्पर जोड़ोगे और घटाओगे, जो लंबवत घटक है वो डेल बी कोस अल्फा परिमाण में क्या है समान है और दिशा के विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि संपूर्ण जो कर रहे हो उसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, संपूर्ण कुंडली में क्या हो रहा है, संपूर्ण कुंडली को व्यासाभिमुख अल्पांशों के युग्मों में विभक्त किया जाए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये देखना है। तो ये वाला आएगा B बराबर सिग्मा डेल बी साइन अल्फा आएगा, क्योंकि साइन अल्फा वाला जुड़ा था, वो तो क्या हो गया था कट गया था। तो कंप्लीट ये अपने पास आ जाएगा B बराबर सिग्मा डेल बी साइन अल्फा। अपन ने एक अल्पांश की बात की ना, सारे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास ये B हो गया। अगर आप पूरे फॉर्मूले में लिखना चाहें तो यहाँ पे B सिग्मा डेल बी साइन अल्फा था। डेल बी का मान आपको पता था क्या था, अपर के पास डेल बी का मान ये था म्यू 0/4 पाई आइडियल बटा आर स्क्वायर, और इधर से क्या हो गया साइन अल्फा लग गया। अब चित्र में जाओ तो चित्र में आपको A/R दिख जाएगा। देखिए चित्र में जाते हैं अपने पास, A/R की बात करें, ये A है ये R है। ठीक है, इस चित्र में साइन अल्फा निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। साइन अल्फा होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है ना लंब यानी थीटा के सामने वाला, इसके सामने A और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला A/R। तो साइन अल्फा का मान क्या आ गया A/R। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे A/R रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया A/R रख दिया। तो ये नया फॉर्मूला बन गया अपने पास B बराबर म्यू 0/4 पाई आई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया हमने, डेल एल बटे आर स्क्वायर और A/R। देखिए ये आर स्क्वायर है और ये भी क्या है R है, कितना हो जाएगा गुड R³ हो जाएगा। ये क्या हो गया R³ हो गया। अब बात करूं सिग्मा डेल एल का मान कितना आएगा। सिग्मा डेल एल का मान क्या आएगा बताइए। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये तो लिया है वृत्त तो लिया है, इसके अल्पांशों को तो लिया। अगर ये सारे अल्पांशों को जोड़ा जाए, हमने बहुत सारे अल्पांश काटे हैं, इन सब अल्पांशों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा वृत्त की क्या आएगी परिधि आएगी, यानी 2 पाई A। आर की जगह मैंने A ले रखा है, त्रिज्या क्या ले रखी है A ले रखी है, इसलिए क्या होगा 2 पाई A होगा। तो बस अपने को क्या करना है मान रख देना है किसका सिग्मा डी एल की जगह 2 पाई A, और A पहले से है तो क्या होगा 2 पाई A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है कि B बराबर म्यू 0/4 पाई आई 2 पाई A स्क्वायर बटे में R³। ठीक है, वहाँ पे चित्र में जाओगे तो चित्र में आपको नजर आएगा R स्क्वायर बराबर क्या है A स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो है अपने पास। देखिए चित्र में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दूरी अपन ने x ले रखी है, ये A और ये R। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि R स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ, यहाँ से R निकालता हूँ तो R होता है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो अंडर रूट लिख लीजिए, और अंडर रूट को अपन यूँ भी लिख सकते हैं R बराबर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। जब अपने पास R बराबर ये आ रहा है, अपने पास क्या आ रहा है R ये आ रहा है, R³ क्या होगा पावर 3 लगा देंगे तो ये अपने पास R³ आएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास R³ आएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। अब देखिए B का मान क्या आया, अब ये मान रख दीजिए। यहाँ पे अपने पास क्या हो गया B का मान आ गया म्यू 0/4 पाई आई 2 पाई A स्क्वायर बटे में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए अगर इस फॉर्मूले को अपन क्या करें, इस फॉर्म में लिखें, किस में वेक्टर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा म्यू 0 आई A स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है ना अपने पास, इस 2 से मैंने क्या किया 4 को पहले काटा, यहाँ काट सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा म्यू 0 आई पाई
ए स्क्वायर बटे में कितना 2 पाई और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इस तरह। अब वेक्टर में दिखाना चाहते हैं तो वेक्टर में भी दिखा सकते हैं हम। वेक्टर में दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक्स क्या लगाओगे, कैप लगा दो और ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है। इकाई सदिश लगा दिया कि उसकी दिशा को दिखाता है। अब बात करें अपन कि कुंडली में अगर फेरों की संख्या n है, वो एक फेरे की बात की ना आपने, अगर n फेरे हों तो क्या करना है, रिजल्ट को किससे गुणा कर लेना है, n से गुणा कर देना है। जो अपने पास रिजल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, केवल n से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। समझ गए बात को। चलिए कुछ केसेज की बात कर लें, स्पेशल केसेज हैं। पहला ये बात कर लो कि यदि आपका बिंदु P केंद्र पर ही स्थित हो, जब केंद्र पे स्थित है, ये मेरा बिंदु है, पहले कहाँ था, बाहर था, अब केंद्र पे आ जाएगा तो x की मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सूत्र में जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास ये b मिलेगा मेरे को, म्यू आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। और पावर जो 3/2 है वो 2 से 2 क्या होगा, कटेगा, और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आएगा, देखिए ये बचेगा आपके पास म्यू आई ए स्क्वायर, नीचे क्या आ गया आपके पास 2 से 2 काट दिया, ए क्यूब आया, नीचे क्या आया ए क्यूब। अब देखो हल करो, ये ए स्क्वायर काट के क्या बचाएगा, केवल ए बचाएगा, और ये आपके पास सेंटर पे आ जाएगा म्यू 0 आई बटा 2a, सर्वाधिक होता है। सेंटर पे क्या होगा, सर्वाधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यहाँ पे, सर्वाधिक होगा। समझ गए बात को, इसीलिए मैक्सिमम लिखा हुआ है। केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड की बात करें, यदि आपका जो बिंदु P है कुंडली त्रिज्या a की तुलना पे अत्यधिक दूरी पे स्थित है, यानी बहुत दूर है, इतना दूर है कि a की तुलना पे क्या हो गया, यानी x का मान a से काफ़ी बड़ा है। जब x का मान बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, देखिए जब अपन x का मान बहुत बड़ा लेंगे ना तो a स्क्वायर को लगभग 0 की तरफ लेके जाना पड़ेगा। a क्या है, x की तुलना में बहुत छोटा हो गया, ये क्या होगा लगभग 0 की तरफ होगा, बहुत छोटा हो गया ये तो उसकी तुलना में, तो लगभग जब 0 की तरफ होगा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, a को 0 करें, केवल नीचे वाले को ऊपर वाले को नहीं करना है। तो इससे 0 करके हम क्या करेंगे, b का मान आएगा। फिर एक तरीका और है, देखिए आप यूँ भी लिख सकते हैं, b बराबर अपने पास क्या है, म्यू 0 n आई ए स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या है, तो बटे में था 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी थी, 3/2 था, पावर कितनी थी 3/2। अब क्या करें, x काफ़ी बड़ा है, जब हम कोई संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करें, कैसे भी करके a/x करें, हम क्या करें a/x करें और उसको क्या करेंगे 0 कर देंगे। a/x को करके क्या करोगे आप 0 कर दोगे, x क्या है आपका बहुत बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा, देखिए म्यू 0 n आई ए स्क्वायर, इधर अपन ने लिया 2, ठीक है, और यहाँ पे ले लो कॉमन, कॉमन क्या ले लें, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, हम क्या करें एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें, तो जब एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 तो क्या होगा कट जाएगा, और बाहर निकलेगा एक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना हो गया 3/2। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है इसका मान क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा हो गया, और इसका मान 0 करने से क्या होगा, इस तरह भी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, सीधा इसको करके भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका क्या है आपका सही है। समझ गए, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स क्यूब बाहर निकला क्योंकि पावर 3/2 था। क्लियर, तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। तीसरे कंडीशन की बात करूं कि तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन ये है कि आपका जो बिंदु P है कुंडली की अर्ध त्रिज्या यानी a/2 के समान दूरी पे है, यानी कुंडली की जो त्रिज्या है ना उसकी आधी दूरी पे है, तो क्या होगा, सिंपल क्या करना है आपको, x बराबर a/2 रख देना है। x बराबर क्या करेंगे a/2 रख देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपके पास यह हल आ जाएगा। x की जब आपको क्या करना है a/2 रखना है, तो यहाँ पे a/2 का होल स्क्वायर x की जगह, इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कटेगा है ना, उसको खोलेंगे तब कटेगा, अभी नहीं कटेगा है ना, इस बात का ध्यान रखना। हल करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका ए स्क्वायर आ गया,
ये ए स्क्वायर बटा 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया 4, 4 1 5, तो 5 ए स्क्वायर बटा 4 की पावर क्या रहेगी, 3 बटा 2 रहेगी। अलग अलग खोला जा सकता है इसको। ठीक है, इसको कंप्लीट खोल के हल किया जा सकता है। जब इनको खोल के हल करते हैं, अब इनको क्या करेंगे, हल करें, तो यहाँ पे हल करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और हल करने के बाद फाइनली आपके पास जो b का मान आएगा वो क्या आएगा, x बराबर a/2 पे ये वाला आ जाएगा 4/5 √5 μ0 ni बटे में a। ठीक है, क्लियर ये बात, n फेरो के लिए है। तो ये सेंटर वाला था, अगर आ जाए सेंटर वाला आपको बता ही दिया, तो कोई सी भी कंडीशन आ जाए हम कर सकते हैं। मेन कंडीशन अपने को याद होना चाहिए, मेन सूत्र याद होना चाहिए। अगर अपने को मेन सूत्र याद है तो कहीं दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हम दोनों में कंपेयर करना चाहें कि x बराबर a/2 और सेंटर में आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ देखिए दोनों लिखे हुए हैं अपने पास, x बराबर a/2 के लिए और सेंटर के लिए। तो इनको क्या कर सकते हैं आप, भाग लगा के कंपेयर कर सकते हैं, और रिजल्ट ये आता है, अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि b बराबर x a/2 होता है 8/5 √5 इंटू बी सेंटर। ठीक है, इंटू क्या होता है, बी सेंटर, यानी 0.72 बी सेंटर के लगभग बराबर आता है। तो कई बार ये रिजल्ट पूछ ले जाता है या न्यूमेरिकल करने के काम होता है, इसलिए इस रिजल्ट को भी आपको क्या कर लेना चाहिए, एक बार हल करके तो देख ही लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको भी क्या करना चाहिए, अपने को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन छोटे धारावाही लूप की चुंबक के द्विध्रुव से तुलना। ठीक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। भाई चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ना, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो, आघूर्ण तो जानते हो आप लोग, एकांक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप के अक्ष को क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर कार्यरत बल आघूर्ण ही धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या करना है, एकांक समरूप यानी एक जैसा होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र में, किसी धारावाही लूप के अक्ष को क्या करें, क्षेत्र के लंबवत रखने पे, जो अक्ष है उसके क्षेत्र को क्या करें, क्षेत्र के लंबवत रखने पे उस पर जो कार्यरत बल आघूर्ण है उसी को हम क्या कहते हैं, लूप का यानी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब जो आघूर्ण हो गया ये हो गया आपके पास m बराबर NIA, सूत्र याद रख लेंगे, m बराबर NIA। ठीक है, और यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, टो बटा b, है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, m बराबर अपन ने लिया टो बटा b, और टो का मान, यहाँ से b का मान निकालना चाहते हैं। चलिए मैं चाहता हूँ b का मान निकालने के लिए, तो b का मान क्या निकलेगा बताइए। अपन क्या करें, b का मान निकालने के लिए, b का मान निकलेगा आपके पास, b बराबर होगा m टो, b का मान क्या होगा, m इंटू टो। ऐसे यदि मैं इसी वाले फॉर्मूले में b का मान 1 रख दूं, तो जब मैं b का मान 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर टो हो जाएगा। एकांक की बात कर रहा था ना, इसलिए m बराबर क्या आ गया, टो आ गया। धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहें, धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला है, b बराबर μ0/2 NIA स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दिया। जब ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा किया तो ऊपर तो हो गया 2 पाई, है ना, ये 2 और 2 गुणा होके क्या बन गया, 4 पाई बन गया। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया, ऊपर आ गया देखिए μ0 2i n पाई a स्क्वायर बटे में 4 पाई a स्क्वायर x स्क्वायर पूरे की पावर कितना, 3/2। वही कहानी, अगर लूप आपका बहुत ही छोटा है, अपना क्या है, लूप बहुत ही छोटा है, तो क्या होगा, a स्क्वायर x स्क्वायर से तुलना में काफ़ी छोटा होगा, और पाई a स्क्वायर क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, पाई a स्क्वायर क्या होगा, a हो जाएगा। और ये मानों को हमने यहाँ रखेंगे तो अपने पास ये b का मान आएगा μ0 2 NIA बटे में 4 पाई x क्यूब, है ना। तो ये b का मान आपके पास आ गया, यहाँ पे मान रख सकते हो वापस से। तो b बराबर जो आया ये क्या आ गया, μ0 बटे 4 पाई 2m बटा x क्यूब। ठीक है, यहाँ जो m इतनी देर से बोल रहे हैं जिसका मान m क्या है, NI है, धारावाही लूप का क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ सकते हैं, वैसे NCERT ने इतना जोर नहीं डाला इस पर। ठीक है, बात करें जो समीकरण नंबर 8 है मेरे पास, ये देखिए समीकरण नंबर 8, b बराबर μ0 2m बटा 4 पाई x क्यूब, एक छोटे छड़ चुंबक यानी चुंबक के द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी x दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, तुल्य होता है। इसके हिसाब से यही है भाई, यही तो कह रहा है ना।
तो इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा धारावाही लूप एक छोटे चुंबक के द्विध्रुव की तरह ही होता है। ये जो छोटा धारावाही लूप होता है वो क्या है, एक छोटे चुंबक के द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, चलिए बात करें धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। इसकी दिशा कैसी होगी, यहाँ पे अपने पास ये दक्षिणावर्त धारा है, ये वामावर्त है ना। तो सबसे पहले हम ले वर्ताकार धारावाही कुंडली में ध्रुव का निर्धारण। ठीक है, यदि आपकी कुंडली कागज के तल में स्थित है, अगर कुंडली कहाँ है, अपने कागज के तल में स्थित है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कागज के तल के लंबवत होगा। एक बात ये ध्यान रखनी है। और यदि कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, कागज के तल के बाहर की ओर होगी। उसकी दिशा क्या होगी, कागज के तल के बाहर की ओर होगी। और ऐसे ही यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो जो केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, लेकिन अंदर की ओर। यानी मान लो अपने पास ये बोर्ड है, मैं लंबवत की बात करूं तो लंबवत कैसा, इधर जाता हुआ या उधर जाता हुआ। तो ये अपने को यहाँ से पता चलेगा कि कुंडली में जो धारा की दिशा है दक्षिणावर्त है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की कागज के तल के लंबवत होगा लेकिन अंदर की ओर। और वामावर्त है तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर ये दिशा का। जब इससे अपने को पता नहीं चलता है तो अपने को दिशा ज्ञात करने के और भी तरीके हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दाहिने हाथ का नियम बताया हुआ है आपको, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे कुछ निशान बनाए हुए हैं। ये धारा कैसी होती है, ये धारा की कौन सी दिखाता है, यदि धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली में प्रवेशित होगी। अगर प्रवेश कर रही है तो उसके लिए ये दिखाते हैं। और यदि आपकी धारा वामावर्त है, वामावर्त है आपका दक्षिणावर्त ना होके वामावर्त है तो चुंबक बल रेखाएं क्या होगी, कुंडली से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है अपने को। अब मैं बात करूं आपसे, क्लियर ये चीजें, तो इसकी बात करें, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा होता है। सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा होता है। अपने पास एक गत्ता है, उसमें हमने क्या किया, धारा बाहर है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो। चालक तार पी क्यू जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में है, यहाँ पे अपने पास एक चालक तार है पी क्यू, ये क्या है, सीधा खड़ा है ना, इस तरह ऊर्ध्वाधर अवस्था में है तथा क्षैतिज में रखे कार्डबोर्ड के मध्य से निकल रहा है। गत्ता ले रखा है, गत्ते में हमने इसको निकाल रखा है, समझ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, गत्ते पे लोहे की बुरादे को एक पतली परत फैला देते हैं हम। अपन ने क्या किया, गत्ता ले लिया, उसमें तार लगा दिया, उसके आसपास क्या किया, हमने एक बुरादा फैला दिया। कैसा, लोहे का बुरादा। बुरादा जानते होंगे, छोटे छोटे कण जो होते हैं उसी को हम बुरादा कहते हैं। अब हमें क्या करना है, परिपथ में जो कुंजी है ना, डॉट लगा के धारा प्रवाहित कर दो। आप क्या देखोगे, गत्ते को धीरे धीरे जब हाथ से हल्का सा हिलाओ, भी धारा प्रवाहित करके हल्का सा हिला दो, हल्का सा हिलाओगे तो क्या होगा, जो लोहे के बुरादे हैं ना वो सकेंद्रीय वर्तों के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आसपास क्या होगा, वर्ताकार स्थिति बना लेगा। समझ गए बात को। चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने पर यह वर्तों पे दर्शाए गए तीर के निशान के अनुसार ही होती है। कैसी होती है, जैसा कि आपको ये चित्र नजर आ रहा है, यूं घूमता हुआ नजर आता है। इसकी जब दिशा देखते हैं ना तो इस तरह ये घूमता हुआ आता है। देखो विद्युत धारा की दिशा कैसे मार रहे हो, इधर जा रहे हो, ये ऐसे आता है। तो आप उस नियम का भी पालन कर सकते हैं, हाथ वाला यूं मोड़ के, है ना। धारा कैसी बह रही है, यूं, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, है ना। अगर धारा ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हाथों से आएगी, है ना। धारा क्या होगी, अंगूठे की दिशा को दिखाएगी, है ना। ठीक है, तो इस तरह घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, इस तरह घूमेगा। इसका ये क्या करता है, पालन करता है। ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है। ठीक है, आता है चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं आपसे आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।